नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज हम सुनो कहानी में सुनाने वाले हैं संजीव जी की लिखी कहानी आरोहण। बस उन्हें देवकुंड के स्टॉप पर उतारकर आगे बढ़ गई तो रूप सिंह की नज़र सबसे पहले अपने गांव की ओर उठ गई। पूरे 11 साल बाद वो लौट रहा था अपने गांव। माही एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक उसे घेरने लगी थी। कोई उससे पूछे कि वो इतने साल कहाँ रहा या कि इतने सालों बाद लौटकर आया ही क्यों, तो वो क्या जवाब देगा। कोई खतो किताबत भी नहीं, पता नहीं कौन कहाँ हो। 11 साल कम भी तो नहीं होते। एक दिक्कत और थी, 11 साल बाद भी कोई मुकम्मल सड़क न बन पाई थी माही के लिए। अकेले जाना होता तो अपने गांव के लिए क्या सड़क और क्या पगडंडी, मगर साथ कोई और हो तो सोचना पड़ता है कि अगला क्या सोचेगा। फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं, शेखर कपूर था। एक तो उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का, दूसरे आईएएस ट्रेनी। अब ऐसे खासम खास मेहमान को पैदल पांव अपने गांव लिवा जाना अपनी और अपने गांव की तौहीन कराना ही तो हुआ ना। शेखर अपने बाइनोक्यूलर से पहाड़ों और घाटियों को देखने में रमा हुआ था, मगर रूप आंखें बंद करके भी वो 15 किलोमीटर और 11 साल की दूरी से देख सकता था अपने गांव को। ये दीगर बात थी कि उसके और माही के बीच अभी कई पहाड़, कई नदियां और कई घाटियां थी। उसने अपने सामने किसी विशाल डायनासोर की तरह पसरे पहाड़ को देखा, फिर उसके पीछे की जर्द परतों को, जिन पर बादल और धुंध की फुफुंदियां जड़ी हुई थी। उसके हिसाब से अभी वो 6000 फीट की ऊंचाई पर था और यहां से 15 किलोमीटर चलकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचना था उसे। उसने कलाई पर बंधी अपनी इंपॉर्टेंट घड़ी पर नजर गड़ाई। अभी सुबह के 10 बजे थे, मगर पैदल चलना हो तो शाम तो होनी ही होनी है। चाय का गिलास थामते हुए उसने आसपास एक उड़ती सी नजर डाली और चाय वाले से पूछा, यहाँ कोई घोड़ा वोड़ा नहीं मिलता क्या? आप कने जान अच्छा हुआ। माही सरगी से पहले का गांव। चाय वाला अपना सिर खुजलाने लगा, फिर जैसे खुद से दरियाफत करने लगा। यहाँ से डाक बंगला और मशरूम सेंटर तक तो जाते हैं, लेकिन माही। तभी जैसे कुछ याद आया उसे। उसने आगे बढ़कर गुमसुम से बैठे 9-10 साल के लड़के को पुकारा, ओए माइपा, तू वक्की जाना छू? अरे माही। लड़के ने, जो किसी बुजुर्ग की तरह पत्थर की सीढ़ियों पर अकेला बैठा हुआ था, अपनी उदासीन सी गर्दन फेरी मगर कुछ बोला नहीं। उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून और सलेटी स्वेटर में समेटी अपनी तमाम गंभीरता के बावजूद अपने सुंदर गोरे चेहरे की मासूमियत को अभी झटक नहीं पाया था वो। ये जा सकेगा भला? शेखर ने अपना संदेह प्रकट किया। जाएगा साहब, कैसे नहीं जाएगा? यहाँ सवारियाँ मिलती कहाँ हैं? आप लोग चले गए तो बैठ के मक्खई तो मारना है। घाट बटी झगड़ा करी के पैसा कमाने के वास्ते ही तो आई छो। चाय वाले का अनुमान सही था। लड़का वहां से चुपचाप उठकर चला गया, मगर थोड़ी ही देर में 2 घोड़ों के साथ चढ़ाई चढ़ता हुआ आता दिखा। मेहनताना चाय वाले ने ही तय कर दिया था 2 घोड़ों के 100 रुपए। चल पड़े वे, एक घोड़े पर शेखर, दूसरे पर रूप। महीप शेखर वाले घोड़े के साथ आगे आगे पैदल चल रहा था। पहले पहाड़ तक रास्ता ठीक ठाक था, मगर उससे उतरते ही धूप का उजाला चंदौव जहां तहां दरकने लगा था। धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की शाह पट्टियां, मानो धारीदार खालों वाला वो विशाल जानवर बैठकर पगुरा रहा था। पता नहीं कौन किसका पैबंद था, उजाला अंधेरे का या अंधेरा उजाला का। चढ़ाइयाँ और ढलाने, बीच बीच में जहां तहां उगे छोटे छोटे घरौंदे, जैसे मशरूम सेंटर के कुकुरमुत्तों की फसल दूर तक छिटक गई हो। सामने के पहाड़ों पर बादलों के पंख लग गए थे, जो झर कर उनके अगल बगल उड़ रहे थे। नीचे घास, लताएं और पेड़ों के कहीं फीकी तो कहीं चटक हरियाली समेटे पहाड़, कहीं कच्चे कहीं पक्के। नीचे कोई नदी बह रही थी, शायद सुपीन, शाप की मारी अभागीन सुपीन। घाटी से किसी अदृश्य नारी कंठ का कोई गीत उमड़ रहा था, पतला दर्दीला सुर।
वो पहाड़ के नीचे नदी के बगल के पथरीले रास्ते पर चले जा रहे थे। घोड़ों के खुरों से खटखट खर कर के अस्फुट ताल के ऊपर फैलता सा वो गीत जैसे कोई रंग पसर रहा हो, धीरे धीरे। गीत जैसे जीवन और मृत्यु इस लोक और उस लोक से परे किसी अलग ही अमूर्त लोक से उड़ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ यार? शेखर ने पीछे मुड़कर रूप से सवाल किया। मतलब कुहरे से सवाल कर रही है कोई कोई घास करने वाली पहाड़ी लड़की की एक कुहरे। ऊंची नीची पहाड़ियों में तुम ना लगो जाकर। इस पर कुहरा घास वाली लड़की से कहता है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में तू ना जाया कर। इसी तरह वो हिलांस नाम के परिंदे को भी आगाह करता है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में अपना बसेरा न बनाया कर। मगर तेरी आवाज भर्रा क्यों गई बताते बताते? शेखर ने पीछे मुड़कर ताका। ये एक दर्द की टेर है शेखर साहब। आपने वो गीत सुना होगा ना, बहुत पुराना गीत है कि छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखा हाय दे गया प्यार के। शेखर ने गीत पूरा किया। हाँ वही। ये ठीक है कि मैंने कोई बसेरा नहीं बनाया यहाँ, उड़ गया। मगर बाबा और भूप दादा ने तो कुहासे का होना क्या मायने रखता है इन पहाड़ों में, इसे तो कोई पहाड़ी ही समझ सकता है। रिश्ते तक धुंधला जाते हैं साहब, नेह के नाते तक नजर नहीं आते। पास में कोई अपना खड़ा है और उसे आप देख तक नहीं पाते, पहचान तक नहीं पाते। थोड़ी देर तक कोई कुछ ना बोला सिवाय खुर्रों की आवाजों और गीत की धीमी पड़ती लय के, जिसकी हिलकोरों में अगजग डूब उतरा रहा था। सारी दुनिया सो गई थी। कुछ देर बाद अचानक चलते चलते ठमक गया रूप। यही इसी जगह मैंने धकेला था भूप दादा को। धकेला था? क्यों? शेखर भी रुक गया। वो मैं भाग गया था घर से देवकुंड। भूप दादा मुझे खोजते हुए आए और मैं पकड़ा गया। कहीं मैं फिर भाग ना जाऊं, सो लौटते वक्त मेरी कलाई पकड़ रखी थी उन्होंने। उनसे छुटकारा पाने को मुझे कुछ ना सूझा तो मैंने धक्का दे दिया उन्हें, यहाँ इसी जगह। वे संभल ना सके, फिसल गए। मेरा हाथ उनके हाथ में था सो मैं भी खिंच गया। इस ढलान पर हम दोनों ही लुढ़कने लगे। नीचे एक पेड़ था, अब नहीं है। उसने थाम लिया था हम दोनों को। पेड़ के इस तरफ भूप दादा तो उस तरफ मैं। झूलने लगे हम दोनों। बहुत सख्त जान थे भूप दादा, बहुत मजबूत पकड़ थी उनकी। मगर वे ऊपर से जितने सख्त जान थे, अंदर से उतने ही नरम। उन्होंने समझा कि वो यूं ही अपनी गफलत से फिसले थे। खुद को कसूरवार भी समझ रहे थे कि अगर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ रखा होता तो शायद मैं गिरने से बच जाता। खैर, जैसे तैसे हमें खींचकर ऊपर ले आए और हाथ छोड़ दिया। ज्यादा चोट तो नहीं लगी भूला? उन्होंने अनुतप्त भाव से पूछा था। वो खींच भरी हंसी हंस रहे थे और मेरे बदन को परख रहे थे। पत्ते निचोड़कर उन्होंने मेरी और अपनी खरोचों पर लगाया। ये दाग अभी भी रह गए हैं। रूप ने बाह की ओर इशारा किया। उन्होंने उस दिन से जो हाथ छोड़ा कि फिर नहीं पकड़ा। महीप रुककर उन्हें देखता रहा, मगर उसने घोड़ों को हाँका नहीं। रूप ने खुद ही एक लगाई तो चल पड़ा घोड़ा। बाप रे, ओह कैसी चढ़ी थी चढ़ाई हमने उस दिन, क्या बताऊं। पूरे आधे घंटे लग गए हमें ऊपर आने में। अगर उस वक्त रॉक क्लाइंबिंग जानते होते तो इतनी मुश्किल ना आती। बच्चे की तरह बोल उठा था शेखर। वो सारी ट्रेनिंग तो आपके पापा की मेहरबानी है। अच्छा मान लो आज तुम्हें इस पर चढ़ना होता तो कैसे चढ़ते? रूप ने एक उस्तादाना उड़ती हुई नजर से पीछे मुड़कर देखा, फिर कहा, पहले आप बताइए, देखे कितना जान पाए हैं आप। पर्वतारोहण का प्रसंग छिड़ जाने के बाद न रूप को बाकी किसी चीज की सुधि रह जाती थी, न शेखर को, और ये आरोहण ही दोनों को एक सूत्र से जोड़े हुए था। मैं शेखर ने नीचे देखे बिना ही हाँ करते हुए सैद्धांतिक बातों को याद किया। सबसे पहले तो कोई दरार तलाशते, फिर रॉक पिटने लगाते। यहाँ खैर चलिए मान लिया, मगर अगर दरार न मिली तो ड्रिल करके लगाएंगे। बुजुर्ग की तरह मुस्कुराया रूप। खैर आगे रॉक पैटर्न, फिर एंकर, फिर आगे आगे डिसेंडर। नो नो नो, रॉप लेडर, रस्सी की सीढ़ी। नो, आधिकारिक भाव से रोक दिया रूप ने। कोई भी चढ़ाई हो, फर्स्ट वॉच, देन गार्डनिंग, चौरस या समतल बनाना,
फिर से देखना होगा कि पत्थर किस जाति का है, इग्नियस है, ग्रेनाइट है, मेटामॉर्फिक है, सैंडस्टोन है या सिलिका, क्या है। वरना अव्वल तो सपोर्ट नहीं बना पाओगे, और अगर बन भी गया तो फ्री रैपलिंग नहीं होगी। शेखर ने रूप की परिपक्व बुद्धि पर प्रशंसा में आंखें नचाई। यस यस, हम्म, यस यस। दोनों आरोही अति उत्साह में थे। आरोहण के दुस्साहसिक अभियानों पर बहस करते करते उन्हें इतना भी भान ना हुआ कि ढलान से उतरकर कब के वे बीच के मैदान में चले आए थे, और अब वो मैदान भी दोनों ओर की पर्वत श्रृंखलाओं के कसते चले जाने से संकरा होता चला जा रहा था। अब तक आपके सामने इजी सवाल थे, अब कुछ मुश्किल सवाल। इस पहाड़ पर चढ़ना हो और इस पहाड़ से उस पहाड़ पर सीधे ऊपर ही ऊपर जाना हो, ख्याल रहे कि दोनों के बीच सुपीन है, कैसे करेंगे। रूप की उंगली पहाड़ों की ओर उठ रही थी। एक मिनट, मुझे उत्तर की ओर जाने दो। शेखर ने घोड़े से उतरकर पहाड़ों पर गर्दन उठाई। एक पिरामिड नुमा था, एक तनिक फ्लैट जिसकी श्रृंखला दूर तक नजर आ रही थी। दोनों ही पर नीचे से काफी ऊपर तक देवदार खड़े थे, जिन्हें मजाक मजाक में वो पहाड़ के रोए कहा करते थे। रूप का इशारा शायद उसके कटे अंश की ओर से चढ़ने का था। लाइमस्टोन के चक्कर में किसी ने उसके बीच का एक बड़ा भाग कटवा डाला था। ये तो लाइमस्टोन है, सीकरी झील। बस नहीं, ओवर हैंगिंग भी है। हाँ है, तभी तो टफ है। इस पर चढ़कर ऊपर ही ऊपर नदी को क्रॉस करते हुए आपको दूसरे पहाड़ तक जाना है। रूप अभी सोच ही रहा था कि महीप ने उकताक कर टोक दिया, साहब जल्दी करो ना। उन्हें पर्वतारोहण के अध्याय को बंद कर फिर से घोड़े पर सवार होना पड़ा। नीचे की संकरी नदी से बचते हुए पहाड़ से सटे बेहद संकरे रास्ते से उन्हें चलना पड़ रहा था। शेखर डर कर घोड़े से उतरना चाहता था, मगर महीप ने रोक दिया। बैठे रहो साहब। अब वो घोड़ों को पुचकारते हुए निर्देश देते हुए चल रहा था। संभली के हीरो, संभली के। ओए वीरू, दाएं चल, दाएं चल, दाएं 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 दाएं, संभली के, संभली के। मगर जब सामने भेड़ें आ गई और भेड़ों के साथ साथ भोटिया कुत्ता भी, तो उन्हें उतर जाना पड़ा। महीप की चौकन्नी नजर कुत्ते पर थी, जबकि उन दोनों की कुत्ते के पीछे भेड़ें हाँक रही 14-15 साल की सलोनी लड़की पर। अम्मा रूप, शेखर ने धीरे से कहा। पहाड़ की तो एक से बढ़कर एक चढ़ाइयाँ चढ़ी है। हाँ, कभी प्रेम की भी चढ़ाइयाँ चढ़ी कोई उस उम्र में? अरे कोई तो मिली होगी जिसे देखकर मन में कुछ कुछ हुआ होगा कभी। थी तो, मगर उम्र में मुझसे काफी बड़ी थी। इतनी? शेखर ने लड़की की ओर इशारा किया। हाँ। रूप को मानो रस्सी की सीढ़ी मिल गई, जिससे उम्र के 24वें शिखर से नीचे उतरने लगा वो। भेड़े चराने के दौरान ही हमारी मुलाकातें होती। इतनी ही हसीन भी थी ना? ये क्या है उसके सामने? शैला तो इतनी सुंदर थी कि उसकी गुलामी बजा लाने में ही मैं खुद को धन्य मानता, जबकि वो खुद बैठकर स्वेटर बुना करती, मैं उसकी भेड़ें हाँका करता, उसके लिए बुरूंस के फूल तोड़ लाता जो उसे बेहद पसंद थे। सेब या आड़ू कहीं मिल गए तो सबसे पहले उसे ला कर देता, और बदले में वो क्या देती? शेखर ने ठिठोली की। वो कभी कभी देवता का प्रसाद, मक्के की रोटी वगैरह भी। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वो स्वेटर भूप दादा के लिए बुना जा रहा था। फल फूल और रोटी भी उन्हीं के लिए आती। जिस दिन भूप दादा ना आते, आखिर तक उसे खुश रखने की मेरी तमाम कोशिश बेकार चली जाती। रूप एक झेप भरी हंसी हंसकर चुप हो गया। महीप ने कनखियों से रूप को देखा, फिर घोड़ा पकड़कर चलने लगा। तेरी इस लव स्टोरी में तो कोई दम नहीं। कोई और नहीं मिली क्या कभी? शेखर ने बुरा सा मुंह बनाया। मिली क्यों नहीं? उस दौरान कईयों से साबका पड़ा, कईयों का संग साथ रहा। अब तो सब ब्याह कर अपने अपने घर चली गई होगी, बाल बच्चेदार हो गई होंगी, मगर शैला जैसी एक भी नहीं। एक वही तो थी जो मुझ पर शासन करती थी। रुकिए, मैं आपको वो जगह दिखाता हूं जहां महीप मुड़कर रूप को देखने लगा, जैसे उसे बातों में रस मिल रहा हो। अचानक रूप को खटका हुआ। ये कहाँ आ गया वो? यहाँ तो झरने झर रहे हैं, चारागाह का नामो निशान नहीं। बोला, ए लड़के, तू हमें कहाँ लिवा जा रहा है? माही, मही बोला। मगर उस रास्ते में पहाड़ों के बगल में एक छोटा सा मैदान हुआ करता था।
वहां भेड़े चराने आते थे लोग। पहाड़ के धस में वो सब कब का ढक गया साहब। लो शेखर साहब, भूप दादा की और मेरी प्रेमिकाएं, प्यार की निशानियां, वो मुकामात, सब के सब दब ढक गए भूस्खलन में। अब तो नए रास्ते हैं और इन्हीं से होकर चलना है। कुछ भी हो, तुम्हारा इलाका है बड़ा खूबसूरत, स्वर्ग जैसा। हाँ, वो क्या कि पांडव इसी रास्ते से गए थे स्वर्ग को। इधर का सबसे आखिरी गांव सुर्गी है। सुर्गी यानी स्वर्ग, उसके कुछ आगे स्वर्गारोहिणी। जब बर्फ पड़ती होगी सारा इलाका बर्फ से ढक जाता होगा। जब ही ना लैंडस्लाइड हुआ। वो बात नहीं, मैं तो इस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहा था। इतनी कच्ची उम्र, उस पर ये घोड़े वाला धंधा, खतरनाक रास्ते। सोचो हम जवान होकर भी घोड़े पर जा रहे हैं और ये 15 किलोमीटर पैदल, फिर से लौटना भी है 15 किलोमीटर। अभी पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। वो तो है ही, वही मैं सोच रहा था कि बर्फ के दौरान क्या करता होगा ये हिलांस की तरह जा छुपता होगा अपनी माँ की गोद में। अपनी बात के समर्थन में उसने लड़के को पुकारा। ओ मैप। जी साहब। तेरे पाँव में दर्द होता होगा, आजा कुछ देर तू घोड़े पर बैठ जा, हम पैदल चलते हैं। नहीं साहब, लौटते वक्त तो चढ़ के ही आना ही है। ये हीरू वीरू का संग साथ कब से लिया तूने? किस गांव का है? इससे ये भी तो पूछो कि हीरू वीरू के अलावा इसके घर परिवार में और कौन कौन है। शेखर ने कहा। साहब बात मत करो, रास्ता बहुत ही खराब है, कहकर महीप ने उनके सवालों पर विराम लगा दिया। ऊपर से पत्थर गिरे हुए थे और वो आगे आगे घोड़ों को पुचकारते निर्देश देते चला जा रहा था, जो उसके लिए इस समय उनके फालतू सवालों से ज्यादा महत्वपूर्ण था। आगे एक झरना था और उसकी एक उजड़ी पंचक्की जगह थोड़ी चौड़ी थी। पानी रास्ते को काटकर बह रहा था। घोड़े ने मुंह लगा दिया तो उन्हें उतरना पड़ा। मही चुपचाप पानी पिलाता रहा हीरू वीरू को, फिर वो खुद पानी पीने लगा। वो भी क्या संयोग थे शेखर साहब। रूप जैसे अतीत में लौट आया था। आपके पापा इधर ट्रेनिंग के लिए ना आते, ना रास्ता भटकते, ना मेरी जरूरत होती। मैंने भी ना वो चुस्ती दिखाई होती पहाड़ पार करने में, ना वो खुश होकर अपने साथ मसूरी लिवा जाते। फिर तो हम कपूर साहब के और मसूरी के ही होकर रह गए साहब। 11 साल बीत गए, तब हम इसी लड़के की तरह हुआ करते थे। उसके मन में आया कि कपूर साहब की तरह इस लड़के को भी वापसी में साथ लिवाता जाए तो कैसा रहे। मगर ये लड़का एक ही घुन्ना है, कुछ बोलता ही नहीं। साहब इतनी इतनी देर करोगे तो हम लौटेंगे कैसे? महीप ने उन्हें चेताया तो वो एक एक कर फिर सवार हुए घोड़े पर। मगर इस पहाड़ को हम पार कर पाते तो 2 किलोमीटर की दूरी और कम हो जाती, रूप ने शेखर से कहा। फिर रूप ने जानना चाहा, अब तो माही मुश्किल से 1.5 किलोमीटर होना चाहिए, बस उस डांडी के पीछे। तुमने बताया नहीं तुम क्यों भाग आए थे अपने घर से? लड़के ने जैसे सुना ही नहीं। वो रास्ते में पड़े एक बड़े पत्थर को हटाने लगा था। पत्थर बड़ा था, लड़के की औकात से ज्यादा, फिर भी वो पिला पड़ा था। उसकी सहायता के लिए अभी वो नीचे उतरने ही वाला था कि लड़के ने पत्थर को नीचे धकेल दिया। कूद गया रूप। अजीब होते हैं ये पहाड़ी लोग, रूप ने कहा। फिर मन ही मन झेप गया, वो भी तो पहाड़ी ही है। गांव करीब आता जा रहा था। वर्षों की बंद स्मृतियों के कपाट खुल रहे थे। एक और सुपीन, दूसरी ओर जंगल, पीछे हिमांग का ऊंचा पहाड़, नीचे होंगे अपने खेत, अपना घर, अपने लोग, बाबा माँ भूप दादा और लोग। कितनी दूर है केदार कांठा, कितनी दूर है दुर्योधन जी का मंदिर। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन। अब आगे क्या होगा इस कहानी में? क्या रूप भूप दादा माँ और बाबूजी से मिल पाएगा? क्या सब लोग उसे देखकर खुश होंगे? अब ये जानने के लिए तो सुनते रहिए सुनो कहानी को, और कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। शुक्रिया।